नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन एविएशन सेक्टर की। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया का जो टोटल मार्केट शेयर है वर्ल्ड के अंदर वो मात्र 2% है। मतलब अगर पूरे विश्व में 100 लोग ट्रेवल करते हैं तो इंडिया में सिर्फ एज अगेंस्ट टू दैट सिर्फ 2 लोग ट्रेवल करते हैं। इसका एक दूसरा साइड भी है जिसका मतलब यह है कि इंडिया में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ का स्कोप है। इसी वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए उत्सुक हैं। और कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर अगर देखा जाए पर कैपिटा इनकम जो है वो एक स्टेडी ग्रोथ है। प्रधानमंत्री ने भी अभी पीछे एक अपनी स्पीच दी थी, उसमें कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करे, ये मेरा ड्रीम है। गवर्नमेंट की बहुत सारी फेवरेबल पॉलिसीज़, हर छोटे से छोटे रूट पर जो है प्लेन चलाने की कोशिश, उसके बाद नए नए एयरपोर्ट्स डेवलप करना। सो ये एक कहीं ना कहीं सारी की सारी एक सुहावनी पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है कि इंडियन एविएशन सेक्टर एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ इंडिया के अंदर ले सकता है। लेकिन कोविड के आने की वजह से सारे के सारे सपनों पर जो है कहीं ना कहीं धूल चढ़ती हुई दिख रही थी। और इसकी वजह से अगर आप देखें जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है दैट इज इंडिगो इन द एविएशन सेक्टर, जिसके पास 53% मार्केट शेयर है, उसने लगातार अपने फिफ्थ क्वार्टर के अंदर 1100 करोड़ रुपए का जो है लॉस रिपोर्ट किया है। इसके बाद सेकंड रैंक कंपनी आती है स्पाइस जेट, जिसपे मार्केट का 13% हिस्सा है हिंदुस्तान के अंदर। उसने कहा है कि उसकी नेटवर्थ इरोड हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, मतलब उसकी लायबिलिटीज जो है उसके असेट से ज़्यादा हो चुके हैं। और अब वो जो है अपने कार्गो बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं जहां उनका 5% मार्केट शेयर है और वो उसको बढ़ा करके 10% तक लाना चाहते हैं। एयर इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल लॉसेज और टाटा कंपनी इसको बाय करने की प्लानिंग कर रही है। गवर्नमेंट ने भी बड़ा स्पष्ट कह दिया कि 2021-22 के अंदर हम इसे हर हाल में प्राइवेटाइज करके छोड़ेंगे। गो फर्स्ट जो पहले गो एयर के नाम से जानी जाती थी, वाडिया ग्रुप की अब ये अपना फर्स्ट आईपीओ 3600 करोड़ रुपए का लेके आ रही है, क्योंकि इसके पास भी कैश क्रंच देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट की अगर बात करें विस्टारा, यहाँ पर कैश की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टाटा ग्रुप की इसको फंडिंग है। टाटा ग्रुप की अगर मैं बात करूँ उनकी विस्टारा है, एयर एशिया है, सिंगापुर एयरलाइन जहाँ उनके 51% शेयर है, और अगर एयर इंडिया आ जाती तो इनकी चौथी एयरलाइंस होगी जिसमें वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। एयर इंडिया के बारे में छोटी सी एक बात बताना चाहूंगा, इसको स्टार्ट भी टाटा ग्रुप ने किया था। जेआरडी टाटा ने इसे 1947 के अंदर जो है स्टार्ट किया था। इंडिया की फर्स्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस थी। फिर उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर जो है जेआरडी टाटा ने इसे गवर्नमेंट को बेच दिया था, और दोबारा अब रतन टाटा उस सपने को पूरा करना चाहते हैं और एयर इंडिया को जो है वो वापस टाटा ग्रुप के अंदर ला रहे हैं। इसके बाद जेट एयरवेज अपने ऑपरेशंस बंद कर चुके हैं और नए ओनर्स देखिए कौन आते हैं, इंतजार करें। लेकिन मैं आपको बताऊं हिंदुस्तान का एविएशन सेक्टर फिर भी सुधरा हुआ है। अगर थोड़ी विदेशों की बात करें तो जाने माने जो मैं कहूँगा एयरलाइंस हैं, फ्लाई बी, वर्जिन अटलांटिक, एयर मॉरिशस, एयरो मैक्सिको, ये जो है लगभग शटडाउन पॉइंट पे हैं। बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स जो है इनके खिलाफ लगभग शुरू हो चुकी है और ये बहुत बड़े जाने नामे इंटरनेशनल लेवल के नाम है। तो अगर इनका ये हाल है तो एज कम्पेयर टू दैट लगता है कि इंडिया का एविएशन सेक्टर फिर भी थोड़ा सा बचा हुआ है। इंडिया के अंदर जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ मात्र 2% जो है ग्लोबल डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है, 16% है यूएस के अंदर, चाइना में ये 20% है। मतलब वर्ल्ड वाइड अगर 100 लोग ट्रेवल कर रहे हैं बाय एयर तो 20 लोग चाइना में कर रहे हैं, 16 लोग यूएस में कर रहे हैं और इंडिया में सिर्फ 2 कर रहे हैं। हिंदुस्तान में यही कारण था कि देखो ये 2% जो है ना बढ़ना ही था, क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ का स्कोप है। चाइना में ऑलरेडी 20% टच कर चुका है, हद मार के करोगे 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये थोड़ा ना कि लोग ट्रेन से चलना और रोड से चलना छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, अभी लोग ट्रेन बहुत यूज़ करते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत यूज़ करते हैं, एविएशन पे शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पॉपुलेशन बहुत अच्छी है। पर कैपिटा इनकम अगर देखें तो कंसिस्टेंटली आप देखिए 2016, 2017, 18, 19 कंसिस्टेंटली जो है आपको पर कैपिटा इनकम में इंक्रीमेंट दिख रहा है। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे ऑब्वियसली जो है एविएशन सेक्टर की तरफ जो है लोगों का रुझान कि भाई हवा में ट्रैवल करें और बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का जो सपना मैंने आपको बताया कि हर हवाई चप्पल वाला भी जो है हवाई यात्रा करे, इसने इसको एक बहुत बड़ा बूस्ट दिया, जिससे किराए के ऊपर कैपिंग लगाना, नए नए रूट्स के ऊपर प्लेन शुरू करना, तो ऑल टुगेदर एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त स्कोप जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यही कारण है जो लास्ट पॉइंट अगर आप देखें कि हिंदुस्तान के अंदर डबल डिजिट ग्रोथ है इंडियन डोमेस्टिक पैसेंजर में। हर साल जो है लगभग 15 से 16% नए कस्टमर्स जो है एविएशन सेक्टर को मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, जो कि ग्लोबल एवरेज जो है अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 5 से 6% की है। और उसके मुकाबले यहाँ पर 3 गुना ग्रोथ जो है लगभग देखने को मिल रही है, इवन 18% तक ये गया हुआ है। और यहाँ पर रनर अप जो है अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर अगर 17-18% तक
तक जा रहा है, तो चाइना सेकंड नंबर पे है विच इज़ विद 6 to 7%, फिर रशिया, फिर यूएसए। तो इंडिया में इस वजह से जो है हर इन्वेस्टर चाहता है इस सेक्टर में इन्वेस्ट करे, अनडाउटेडली बहुत ज़बरदस्त सेक्टर है। लेकिन अब आते हैं कोविड की वजह से इस सेक्टर को हुए नुकसान के ऊपर। $4 बिलियन का हिट 2020 में इस इंडस्ट्री को हमारे इंडिया के अंदर लगा, और ये बहुत नॉमिनल अमाउंट है क्योंकि हमारा शेयर भी 2% है। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो $119 बिलियन का हिट इस इंडस्ट्री को जो है लगा। 119 बिलियन, उसमें अगर आप 4 बिलियन देखें तो फिर आपको समझ में आता है बहुत छोटा सा फ्रैक्शन है। यूएस को $34 बिलियन का हिट, चाइना को $6 बिलियन का हिट, यूरोप को $27 बिलियन का हिट लगा। अब यहां पर क्या होता है, एक ग्रोथ को नापने का फैक्टर होता है RPK, दैट इज रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर। अब ये रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर क्या होता है, मैं आपको पहले सरल अक्षरों में समझा देता हूँ, जरा समझने की कोशिश करिए, इससे आपको बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलेगी। सपोज दिल्ली से मुंबई जो है 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और जो प्लेन है उसके अंदर 200 लोगों की कैपेसिटी है, 200 लोग जो है ट्रेवल कर सकते हैं। अब सपोज 2010 में उस प्लेन के अंदर ऑन एन एवरेज 50 पैसेंजर ही ट्रेवल करते थे, नहीं लोग इतना एयर ट्रैवल प्रेफर कर रहे थे क्योंकि वो सीटें कहीं ना कहीं महंगी थी। तो 50 पैसेंजर अगर ट्रैवल कर रहे थे, और दिल्ली से मुंबई कितना डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर, तो अगर 50 पैसेंजर 1200 किलोमीटर की ट्रैवलिंग कर रहे थे तो ये आ जाता है 60,000। इसको हम बोलते हैं 60,000 RPK, दैट इज 60,000 रेवेन्यू पैसेंजर किलोमीटर। अब ये हुआ क्या, 2018 में वो अगर 50 थे तो ऑब्वियसली पैसेंजर बढ़ गए, तो उसे 150 पैसेंजर अब ट्रेवल कर रहे हैं, तो 150 इंटू 1200, अब ये हो गया 1,80,000 RPK। तो ऐसे ना हर रूट का आरपीके निकाला जाता है। जैसे अगर आप देखें दिल्ली जयपुर रूट का मैंने आरपीके निकाल रखा है कि सपोज पहले 180 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, अब 200 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, और वो 250 किलोमीटर का रूट है दिल्ली जयपुर का। तो वो आप देखिए वहां पे आपको दिख रहा होगा कि पहले 45,000 आरपीके था, अब क्या है 50,000 आरपीके। तो जितने भी पूरे इंडिया के अंदर ऐसे रूट हैं, दिल्ली मुंबई, दिल्ली जयपुर, मुंबई गोवा, जितने ऐसे रूट्स हैं उन सबका जो है आरपीके निकाल लिया जाता है कि भैया पिछले साल आरपीके क्या था और इस साल आरपीके क्या है। और वो इसलिए भी निकालना जरूरी है क्योंकि सबके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है। अब सारे आरपीके आपने निकाले और उनको जोड़ दिया, तो देखिए अब जैसे कि अगर आप देखें ये 60,000 है, ठीक है, और यहाँ 45 है, तो दोनों का सम आ गया 1,05,000 आरपीके। यहाँ कितना है 180, यहाँ कितना है 50, दोनों का सम आ गया कितना 230 आरपीके। तो आप देखिए हम क्या करते हैं, जितने रूट्स हैं पूरे इंडिया के अंदर वो जो है फाइंड आउट कर लेते हैं उनका आरपीके, उनका सम कर लेते हैं और फिर देखते हैं कितनी ग्रोथ। अब देखिए यहाँ पर लगभग जो है आरपीके में 2 टाइम्स ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो ये आरपीके आप अगर कभी भी वर्ड देखें एविएशन सेक्टर में तो घबराएं नहीं, आरपीके इज वेरी सिंपल, इट्स बेसिकली ये हमें बता रहा है कि ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप देखें आरपीके ग्रोथ जो इंडिया के अंदर है वो 3 टाइम्स है ग्लोबल एवरेज का। 2008-18 के अंदर आरपीके जो था 18.6% था, जबकि ग्लोबल आरपीके जो था वो सिर्फ कितना था 6.5%। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, बीइंग द कॉमर्स स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों 18.6% से आरपीके बढ़ना। सोचो मतलब सीधा सीधा इतना रेवेन्यू ग्रोथ हर साल एक इंडस्ट्री के अंदर मिल रहा है, 20% का लगभग रेवेन्यू ग्रोथ हर साल मिलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन ये आरपीके जो है 2021 में फॉल हुआ अगर 2019 को हम 2021 से कंपेयर करें, 2020 को एकदम नील कर दिया, इसलिए नील कर दिया क्योंकि वहां तो बिल्कुल ही जीरो था। तो 19 एकदम प्री कोविड पीरियड था, 21 जो है पोस्ट कोविड थोड़ा थोड़ा हम कहना शुरू करते हैं। तो अगर अप्रैल 2021 को अप्रैल 2019 से कंपेयर किया जा रहा है तो अभी भी हमारा 42% आरपीके फॉल है। लेकिन रशिया का ये पॉजिटिव है, चाइना का जो है ये पॉजिटिव है, क्योंकि चाइना रशिया का अगर बात करें तो लास्ट ईयर ही वहां पर वैक्सीन अप्रैल मई के अंदर डेवलप कर ली गई थी, कहा जा रहा है सितंबर अक्टूबर तक लगा भी दी थी। चाइना तो महान है, मुझे लगता है वायरस बाद में बनाया था, पहले उन्होंने दवाई बना ली थी कि वहां पर सब कुछ सही चल रहा है। आज तक कोई सेकंड 1 लाख केस क्रॉस नहीं हुए, चलो अच्छी बात है। तो आरपीके जो अभी इंडिया का थोड़ा सा फॉल पे है 42%, तो अभी इस इंडस्ट्री को देख के यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि अगर 42% फॉल है 2019 के कंपैरिजन में, तो मान के चलिए 2022 तक ये उसके एंड तक ही जो है कहीं ना कहीं ये आरपीके के बराबर आता हुआ या इसके अंदर ग्रोथ फैक्टर देखने को मिलेगा, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन यहाँ पर। और मेरे हिसाब से आप भी इस चीज़ पे कन्विंस होंगे, सबके सब कन्विंस हैं तो बताइए कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस बताने वाला था जिसके बारे में बात करूंगा। देखिए किसी भी कंपनी का आपको चेक करें या ना करें, रेवेन्यू जरूर चेक करें, सेल्स जिसको बोलते हैं इसको आप जरूर चेक करा करें। अब देखिए 2017 में इसकी सेल्स कितनी थी, 18,440 करोड़ रुपए, ठीक है, रुपीज इन करोड़ है। फिर ये देखिए 22,500 हुई, फिर ये और बड़ी 28,165 हुई। आप देख रहे हैं जी
अगर आप देखें इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी थी 18.6%, ठीक है। और क्योंकि इंडिगो सबसे बड़ा मार्केट लीडर है, ये इंडिगो का एसओपीएल है, तो आप देखिए इनका भी लगभग उतना ही आसपास जो है ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा था, 28 से फिर यहाँ 35 हुआ। हर साल जो है आप देखिए इनका 15 से 20% के बीच में जो है रेवेन्यू बढ़ रहा था, मतलब कंपनी की कंसिस्टेंसी मेंटेन थी। लेकिन आप देखिए 2020 से 21 में आते आते 35 से सीधे 14,000 करोड़ रुपए पे आ गया, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से जो है इनको रेवेन्यू के अंदर फॉल देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं 20 ये कोविड तो है अनडाउटेडली इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, लेकिन अगर देखा जाए कि पहले कंपनी की परफॉर्मेंसेस तो वो इंडस्ट्री के हिसाब से है, बेटर है, मार्केट शेयर सब कुछ ठीक है। ये आप किसी भी कंपनी में चेक करिए, क्योंकि देखो रेवेन्यू क्या होता है, वो दिखाता है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को कितना एक्सेप्ट कर रहा है। बाकी सारी चीजें इंटरनली मैनेज की जा सकती हैं। इस चीज को जब तक कस्टमर प्रेफरेंस नहीं देगा ना, आप मैनेज नहीं कर सकते। तो अब ये सबसे पहली चीज इसीलिए हमेशा चेक की जाती है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। और वो जो रेवेन्यू ग्रोथ है यू शुड लर्न कि हमें उसे कैसे देखना है। आपको उसको देखना है कि इंडस्ट्री की जो एवरेज है उससे ज्यादा है या उससे कम है। जैसे इंडस्ट्री की एवरेज 18.6 है, तो इसकी एवरेज भी उसके आसपास दिख रही है, तो हम कहेंगे कि हाँ ठीक है ये कंपनी अच्छी चल रही है। इससे बेटर चल रही तो इसमें मोर ग्रोथ स्कोप मान के चलते, ठीक है। तो यहां पर अब मेरी ओवरऑल कंक्लूजन क्या है आप भी समझ रहे होंगे, 2022 तक इस सेक्टर में ग्रोथ एक्सपेक्ट करना गलत है। अगर अभी मैं इंडिगो की बात करूं 1700 रुपए के आसपास का शेयर चल रहा है, जो कि गलत है। 1200 रुपए के आसपास इसकी प्राइस रेंज होती तो मैं उसमें कहता आप लोगों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं, और किस तरह की नई चीज़ें आप सीखना चाहते हैं उसके बारे में ज़रूर बताएं। आप लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट बेसिक्स, लेकिन वो बहुत नई चीज़ है, उसको अलग बात में कभी नेक्स्ट लेवल पे डिस्कस करेंगे। अभी हमें एनालिसिस सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी नॉलेज को एक सही डायरेक्शन के अंदर लेके जा सकें। डू शेयर दिस वीडियो विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज आवर टेलीग्राम चैनल टू गेट दिस पीपीटी। थैंक यू सो मच। जय श्री श्याम।